स्टीव जॉब्स एक ऐसा नाम जिसने अपनी जिंदगी के करीब 50 सालों के तजुर्बे को कुछ ही मिनटों में समेट दिया था। पर कैसे? ये हुआ था उनके मशहूर स्टैनफोर्ड भाषण में, जहां उन्होंने जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिर्फ 3 कहानियों के जरिए बताए। तो चलिए आज हम उन्हीं 3 कहानियों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि उनसे क्या सीखा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं। स्टीव जॉब्स ने अपनी बात बड़ी सिंपल सी लेकिन कमाल की लाइन से शुरू की। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई भारी भरकम ऐलान नहीं, बस 3 कहानियां। ये अंदाज ही ऐसा है कि सुनने वाला फौरन कनेक्ट हो जाता है, और यही हमारी आज की चर्चा का आधार है। तो उनकी पूरी की पूरी स्पीच इन्हीं 3 कहानियों पर टिकी है। हर कहानी जिंदगी के एक अलग पड़ाव को, एक अलग सीख को हमारे सामने रखती है। तो चलिए बिना देर किए पहली कहानी से शुरू करते हैं। पहली कहानी का जो सार है वो ये है कि जिंदगी में आगे का रास्ता हमेशा साफ साफ नहीं दिखता है ना? तो ऐसे में सही फैसले कैसे लिए जाएं? ये कहानी सिखाती है कि हमें इस बात पर भरोसा करना होगा कि आज जो चीज़ें बिखरी हुई लग रही हैं, जो डॉट्स अलग अलग नज़र आ रहे हैं, वो भविष्य में कहीं ना कहीं जाकर जुड़ेंगे और एक पूरी तस्वीर बनाएंगे। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े सवाल से। आखिर स्टीव जॉब्स ने कॉलेज क्यों छोड़ा? इसकी जड़ें उनके जन्म से भी पहले जुड़ी हैं। उनकी बायोलॉजिकल माँ चाहती थी कि उन्हें कोई ऐसा कपल गोद लें जो कॉलेज ग्रेजुएट हो। वादा तो हुआ था, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि उनका शुरुआती जीवन कितना अनिश्चित था। कॉलेज छोड़ने के बाद की हालत तो और भी खराब थी। रहने को कमरा नहीं, खाने को पैसे नहीं। वो दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोते थे और कोक की बोतलें वापस करके खाने के पैसे जुटाते थे। उस वक्त कौन सोच सकता था कि ये मुश्किलों का भरा दौर असल में एक कमाल के सफर की नींव रख रहा था। कॉलेज तो छोड़ दिया था, अब क्या? तो उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा के पीछे जाने का फैसला किया, और वो एक चीज थी कैलीग्राफी। उस समय रीड कॉलेज में देश की सबसे बेहतरीन कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। ये एक ऐसा फैसला था जिसका उस वक्त कोई प्रैक्टिकल यूज दूर दूर तक नजर नहीं आता था। अब सुनने में ये शायद इतना जरूरी ना लगे, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी एक क्लास ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जो कुछ उन्होंने सीखा, अलग अलग तरह के फॉन्ट्स, अक्षरों के बीच की जगह, टाइपोग्राफी की खूबसूरती, वही सब पहले मैकिन्टॉश कंप्यूटर की आत्मा बना। मैक खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला दुनिया का पहला कंप्यूटर था। अगर उन्होंने वो क्लास नहीं की होती तो शायद आज हमारे पर्सनल कंप्यूटर ऐसे नहीं दिखते। और बस यही है पहली कहानी का सार। किसी चीज पर तो भरोसा करना ही होगा, चाहे वो अपनी हिम्मत हो, किस्मत हो, कर्म हो, या बस अपनी अंदर की आवाज। यही भरोसा हमें अपने दिल की सुनने का साहस देता है, तब भी जब रास्ता बिल्कुल अनजाना और मुश्किल लगे। पहली कहानी थी भरोसे की। अब चलते हैं दूसरी कहानी पर। यह कहानी है जुनून की, हार की और फिर से उठ खड़े होने की। यह कहानी है प्यार और हानि की। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ जबरदस्त कामयाबी और दूसरी तरफ उतनी ही बड़ी नाकामी। सोचिए, 20 साल की उम्र में एक गैराज से कंपनी शुरू की और 10 साल में वो $2 बिलियन की बन गई, और फिर 30 साल की उम्र में उसी कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया। मतलब सबके सामने इतनी बड़ी बेइज्जती। जाहिर है ये किसी के लिए भी दिल तोड़ने वाला था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से उनकी वापसी की कहानी शुरू होती है। एप्पल से निकाले जाने के बाद उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां शुरू की। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई, और फिर किस्मत का खेल देखिए, एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव की घर वापसी हुई। देखा जाए तो निकाले जाने की घटना ने उन्हें आजाद कर दिया था और उनकी जिंदगी के सबसे क्रिएटिव दौर में पहुंचा दिया था। तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि अगर कोई महान काम करना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है। उस काम से प्यार करो जो करते हो, और अगर वो काम अभी तक नहीं मिला है तो रुकना नहीं है, खोजते रहना है, समझौता नहीं करना है। और अब हम आते हैं तीसरी और शायद सबसे गहरी कहानी पर। यह कहानी है मौत के बारे में, और ये इस बारे में है कि मौत को याद रखना जिंदगी के सबसे बड़े फैसले लेने में कैसे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो जॉब्स ने 33 सालों तक हर सुबह आईने में देखकर खुद से पूछा, और वो कहते थे कि जब भी कई दिनों तक इसका जवाब नहीं होता था तो वो समझ जाते थे कि जिंदगी में कुछ बदलने का वक्त आ गया है।
ये याद रखना कि एक दिन सब खत्म हो जाना है, बड़े फैसले लेने का सबसे ताकतवर जरिया है। और फिर ये ख्याल, ये सोच उनके लिए एक डरावनी हकीकत बन गई। उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर का पता चला। डॉक्टरों ने कहा कि ये लाइलाज है और उनके पास जीने के लिए बस 3 से 6 महीने हैं। उन्हें सलाह दी गई कि घर जाकर अपने सारे काम निपटा लो, जिसका सीधा सीधा मतलब था मरने की तैयारी करो। लेकिन किस्मत देखिए, उनका कैंसर एक ऐसे रेयर टाइप का था जिसका इलाज सर्जरी से हो सकता था। उनकी सर्जरी हुई और वो ठीक हो गए। मौत को इतने करीब से देखने के बाद उन्होंने मौत को एक अंत के तौर पर नहीं, बल्कि जिंदगी में बदलाव लाने वाले सबसे बड़े जरिए के रूप में देखा। जैसा कि वो कहते हैं, मौत शायद जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये पुराने को साफ करके नए के लिए जगह बनाती है। तो जीवन, प्यार, हानि और मृत्यु, इन 3 कहानियों का जो निचोड़ है वो उनके आखिरी और सबसे मशहूर शब्दों में छिपा है। तो सार ये है कि हमारा वक्त लिमिटेड है। इसे किसी और की जिंदगी जीने में, किसी और के बनाए नियमों के हिसाब से जीने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। सबसे जरूरी है अपने दिल और अंतरात्मा की आवाज सुनने का साहस रखना, क्योंकि उन्हें किसी तरह पहले से ही पता होता है कि हम असल में क्या बनना चाहते हैं। बाकी सब सेकेंडरी हैं। और आखिर में उनका वो विदाई संदेश जो अमर हो गया, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमेशा नए अनुभवों और ज्ञान के लिए भूखे रहो और हमेशा थोड़े मूर्ख बने रहो, ये यकीन करने के लिए कि तुम कुछ नया सीख सकते हो, कि तुम दुनिया बदल सकते हो। क्योंकि जो लोग ये मान लेते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, वो कभी कुछ नया नहीं सीख पाते। तो भूखे रहिए, मूर्ख रहिए।